वेलकम टू LRNR क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम किसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, नीड क्यों होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो क्या ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जानेंगे। इसे जानने के लिए हम स्टोरी ऑफ नेपाल, कंट्री है कंट्री नेपाल, उसके स्टोरी के बारे में जानेंगे। स्टोरी ऑफ सुरेश एंड अनिल, उसके बारे में जानेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप्स हैं अलग अलग, उसके बारे में एक स्टोरी है, उसके बारे में जानेंगे। एंड स्टोरी ऑफ शबनम, इसके बारे में जानेंगे। तो ये चारों स्टोरीज के थ्रू हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो क्या क्या है। जब इसे हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर हम किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आप अच्छे से ये जो तीन टॉपिक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही है आपका चैप्टर 1। इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, 1 to 1 एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या था। पहला टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक, तो इसे जानने के लिए जैसे आपके बुक में दिया है हम उसी तरह से जानने का ट्राई करते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि एक गेम है फुटबॉल, ठीक, और एक गेम है मान लेते हैं क्रिकेट, और एक गेम है मान लेते हैं बास्केटबॉल। तो ये जितने भी अलग अलग गेम्स हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इनके अलग अलग रूल्स होंगे कि नहीं। इसमें जैसे कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने टाइम के लिए खेला जाएगा, ठीक है, उसमें हाथ से खेल सकते हैं, हैंड यूज कर सकते हैं कि पैर यूज करना है। ठीक है, तो ये जितने भी गेम्स हैं उनके अपने अपने क्या हैं, रूल्स हैं। क्या है, रूल्स हैं। यही रूल्स डिफाइन करता है कि ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है, ये बास्केटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल हम किसके थ्रू खेलते हैं, पैर के सहारे। क्रिकेट हाथ से खेलते हैं। तो अगर फुटबॉल में कोई अगर बॉल को अपने हाथ से टच कर दिया तो क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। तो फुटबॉल का जो गेम का रूल है वो रूल हमें बताता है कि फुटबॉल लेग से खेला जाता है, पैर से। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं, जितने भी गेम्स होंगे उसके अपने कुछ स्पेसिफिक रूल होंगे। ठीक, वही रूल्स के कारण हम वी कैन आइडेंटिफाई each game as well as we can distinguish one game from another। ये जो रूल्स हैं, हर गेम का अपना अपना रूल्स होता है। इच गेम के रूल से हम उस गेम को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लो किसी गेम के बारे में, जैसे मान लो तो 11 प्लेयर्स होते हैं, 2 टीम के बीच में खेला जाता है। ठीक, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, तो आप आराम से कह सकते हो कि ये क्रिकेट का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, ये रूल क्रिकेट में होता है। ठीक, तो ऐसे ही किसी भी गेम के रूल को देख के हम वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट गेम एंड वी कैन डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम द अनदर गेम। हम अलग अलग गेम के रूल को देख के हम कह सकते हैं कि ये गेम अलग है और ये गेम अलग है। तो ये जो गेम्स के रूल्स होते हैं, ये गेम्स के जो रूल्स हैं, ये फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं।
इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। ये टर्म याद रखना, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। Each game is having its own constitutive rule that help us to identify that game and also help us to distinguish one game from the other. Clear? तो इसी तरह जैसे हर गेम में अपना अपना रूल होता है, उसी तरह एक कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज रहते हैं। ठीक, एक कंट्री में मान लो ये हमारा एक कंट्री है, ठीक, उसमें ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक, अलग अलग ग्रुप्स भी अपने हिसाब से, मान लो रिलीजन के हिसाब से, ये हिंदुइज्म, ये इस्लाम, ये सिख, ये जैन, ठीक है, ये बुद्धिज्म। तो रिलीजन वाइज अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। उसी तरह लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकते हैं, हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, ये अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक वाले हो, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, कंट्री में जितने भी लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं? एक साथ मिलकर रहते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो कंट्री को गवर्न करने के लिए सारे लोग, ये जितने भी कंट्री के पॉपुलेशन है, सब लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सब लोग अग्री करते हैं। सब लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सब लोग एग्री करते हैं, सब लोग अपना कंसेंसस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? कंसेंसस मतलब अपना मत प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, ये सारे रूल्स हमारे कंट्री में होने ही चाहिए। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस समय बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, कंट्री के कोने कोने से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने अपना क्या हुआ, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तैयार किया और बहुत डिबेट डिस्कशन के बाद कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसपे सब लोगों ने अपना कंसेंसस प्रोवाइड किया, सब लोगों ने उससे बोला कि अग्री है। ठीक, तो वही कंसेंसस, वही रूल, और ये सारे रूल हम सब लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये जितने सारे रूल्स हैं, ये जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, थ्रू विच अ कंट्री विल बी गवर्न, कि हमारा कंट्री आगे कैसे चलेगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है थ्रू विच हाउ अ कंट्री विल बी गवर्न्ड। ये सारी बातें कहां लिखा हुआ है? सारी बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरल है कि रिटन है? रिटन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच हाउ अ कंट्री विल बी गवर्न, कि हमारे कंट्री को कैसे आगे चलाया जाए। ठीक है, तो हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जानने में हमने जाना कि जैसे अलग अलग गेम्स होते हैं, उनके अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जो रूल्स गेम के फंडामेंटल्स होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। उसी तरह एक कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं, वो सारे लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे सब लोग एग्री करते हैं, सब लोग अपना मत प्रोवाइड करते हैं, सब लोग अपना कंसेंसस प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारे कंसेंसस क्या होते हैं? एक रिटन फॉर्म में रहता है। ठीक, उसी को हम कंट्री का क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें क्या लिखा रहता है? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। किस बारे में? दैट हाउ अ कंट्री विल बी गवर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन दैट टेल्स अस हाउ अ कंट्री विल बी गवर्न, कंट्री को आगे कैसे हम चलाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Why does a country need a constitution? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है Why does a country need a constitution? इस टॉपिक को अच्छे से समझो। इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, Why does a country need a constitution? इसे जानने के लिए हम स्टोरी जानेंगे। 4 स्टोरीज है हमारे पास। स्टोरी ऑफ नेपाल, स्टोरी ऑफ सुरेश एंड अनिल, स्टोरी ऑफ बॉयज ग्रुप एंड गर्ल्स ग्रुप एंड स्टोरी ऑफ शबनम।
इन चारों स्टोरीज के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो फर्स्ट स्टोरी है हमारा स्टोरी ऑफ नेपाल। नेपाल में क्या है कि 1990 में नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें वहां पे क्या था, वहां पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम में किसका रूल होता है, रूल बाय किंग। ठीक है, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, रूल बाय किंग। फिर 2006 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये जो मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में आया, आप लोग मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम पहले समझ लो। मोनार्की सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जो रूल करते हैं वो किंग होते हैं। जैसे किंग वाला सिस्टम नहीं था पहले, उसको हम मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। कि अभी मान लो जो रूल कर रहा है वो किंग रूल कर रहा है, जो भी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बनाएगा वो कौन बनाएगा, किंग बनाएगा। उसमें जो जनरल पब्लिक है उनका कोई रोल नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये रूल ठीक नहीं है तो भी किंग चाहे तो चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, हमारा रोल कुछ भी नहीं है। मान लो नेक्स्ट किंग कौन अपॉइंट होगा, उसमें भी कौन डिसाइड करेंगे, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग, वो भी किंग ही डिसाइड करेगा। जनरली किंग के जो सक्सेसर होते हैं, लड़के लड़कियां, सन एंड डॉटर, उसी में से कोई एक बनता है। तो यहाँ पे जनरल जो पब्लिक है उनका रोल अप्रोक्स 0 है। ठीक है, वहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम अपना जो लीडर है वो चूज कर सकते हैं। हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उसे चूज कर सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं। वोट देके जो हमें पसंद है, जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है, उसे हम कंट्री का लीडर बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी डेमोक्रेटिक सिस्टम में था, मोनार्की सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी नहीं था। तो 1990 में नया जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस समय क्या था, मोनार्की सिस्टम था, तो दैट इज रूल बाय किंग। तो यहाँ पे इस सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया नेपाल का, तो उसमें लिखा था ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ अ किंग। आप पैरेलली लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड और गिवन इन द हैंड्स ऑफ अ किंग। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें लिखा था ऑल द पावर्स आर गिवन इन द हैंड्स ऑफ किंग। वहीं पे 2006 में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा क्या काम, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें क्या लिखा होगा, ऑल द पावर्स आर गिवन टू, ऑल द पावर्स आर गिवन टू द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमें जो रूल करेगा, कंट्री को जो लीड करेगा वो कौन करेंगे, कोई किंग करेगा या जो पीपल है, जनरल पीपल, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे वोटिंग के थ्रू, वो लोग करेंगे। ठीक है, और वो कंट्री कैसा देखना चाहते हैं, ये कंट्री डेमोक्रेटिक रूप में देखना चाहते हैं, ना कि मोनार्की सिस्टम में। तो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, जब कंट्री का मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा तो कंट्री को नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन अ कंट्री ट्रांसफॉर्म्स its structure from monarchy system to democratic system, it will need a new constitution. The provisions of the old constitution will not apply to the new constitution. Here the provisions need to be modified or rewritten. इसलिए हमें new constitution चाहिए। स्टोरी नंबर 1 क्लियर। स्टोरी नंबर 2 है स्टोरी ऑफ सुरेश एंड अनिल। सुरेश क्या है, ये एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट है, सुरेश एंड अनिल। इस क्लास की जो क्लास टीचर है, वो है मिसेज राव। स्टोरी को अच्छे से समझो, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, मिसेज राव क्या करती है, एक बार क्लास से बाहर जाती है और सुरेश को क्लास का मॉनिटर बनाती है। किसको बनाती है, सुरेश को, कि आप मॉनिटर हो, आप क्लास को देखो, कोई शोर मचा रहा है क्या, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है क्लास को, आप देखना। ठीक, तो यहाँ पे पावर किसे दिया गया, पावर हैज बीन गिवन टू सुरेश।
अब सुरेश क्या करता है, सुरेश अनिल के नाम पे झूठा कंप्लेन करता है कि जब मिसेस राव क्लास में वापस रिटर्न आती है तो सुरेश कहता है कि अनिल वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। अनिल क्लास को क्या कर रहा था, अनिल क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन ये बात सच नहीं है। ठीक, जब हम किसी पर्सन को पावर देते हैं, यहां पे सुरेश को पावर दिया गया, तो दैट पावरफुल पर्सन कैन मिस यूज देयर पावर। जब हम किसी को अपना लीडर बनाते हैं, यहां पे सुरेश को लीडर बनाया है, तो व्हेन लीडर्स मिसयूज देयर पावर। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, जो सुरेश है वो अपने पावर को क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं, जिसे हम पावर दे रहे हैं, जिसे हम अपना लीडर बना रहे हैं, वो अपने पावर को मिस यूज कर सकता है। तो जब जब अपना पावर को कोई भी लीडर मिस यूज करेगा तो उसके पावर को हम काउंटर कर सकते हैं या उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एज अ चेक। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द सेफगार्ड कि अपना पावर वो अननेसेसरी यूज नहीं कर सकता है। हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हमारे अगेंस्ट कोई भी अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो हमें फंडामेंटल राइट है, हम डायरेक्टली कोर्ट को जा सकते हैं। ये राइट हमें कहां से मिला, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। ठीक, तो दूसरा हमारा पॉइंट है स्टोरी ऑफ सुरेश। इससे हमने क्या जाना कि अगर कोई पर्सन अपने पावर को, अगर कोई लीडर अपने पावर को मिसयूज कर रहा है तो उस केस में हमारा सेफ गार्ड कौन है, हमारा सेफ गार्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्यों सेफ गार्ड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि अब कोई भी लीडर अपना पावर को मिसयूज करके हमें एक्सप्लॉइट ना करे। दूसरा स्टोरी क्लियर। तो हमने दो स्टोरी क्लियर किया, स्टोरी ऑफ नेपाल एंड स्टोरी ऑफ सुरेश। स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 3 में दो ग्रुप्स हैं, एक है बॉयज ग्रुप, एक है गर्ल्स ग्रुप। ठीक, तो बॉयज ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में है। मान लो बॉयज ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। गर्ल्स ग्रुप में मान लो 6 मेंबर हैं। तो बॉयज ग्रुप में ज्यादा मेंबर है, तो मेजोरिटी में कौन हुए हैं, मेजोरिटी में हो गए हमारे बॉयज ग्रुप वाले। और माइनॉरिटी में कौन हुए, गर्ल्स ग्रुप। गर्ल्स ग्रुप कौन है, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब लेस इन नंबर्स। ठीक है, तो बॉयज ग्रुप क्या चाहते हैं, बॉयज ग्रुप वांटेड टू प्ले क्रिकेट। आपके बुक में एग्जांपल दिया है, बॉयज ग्रुप वांटेड टू प्ले, क्या करना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वहीं पे गर्ल्स ग्रुप क्या करना चाहती हैं, प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक, तो बॉयज ग्रुप जो कि मेजोरिटी में है वो क्या चाहती हैं, क्रिकेट खेलना। बॉयज ग्रुप जो माइनॉरिटी में वो क्या चाहती है, बास्केटबॉल खेलना। तो उनमें डिस्कशन हो रहा है क्या खेला जाए। तो टीचर वहीं पे आती है, टीचर आती है और डिसाइड करती है विच गेम टू बी प्लेड। तो टीचर आके क्या बोलती हैं, ठीक है, आप अपना झगड़े को शांत करो और अपने अपने रेज योर हैंड्स, अपने अपने हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तो रेज योर हैंड ये टेक्निक से वो सॉल्यूशन देती है। अगर हम कभी भी रेज योर हैंड का टेक्निक करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी वाले हैं, मेजोरिटी वाले कौन है, बॉयज ग्रुप, वो हमेशा ही जीत जाएंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ऐसे में मान लो सालों साल से अगर इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया कि मेजोरिटी वाले जो जिसमें आएंगे वही होगा, तो इस केस में क्या हुआ, मेजोरिटी वाले हाथ उठाए, बॉयज वाले इजीली जीत गए। तो गर्ल्स वाले ने कहा कि हम माइनॉरिटीज को सुनने के लिए कोई है ही नहीं, हम माइनॉरिटीज को सुनने के लिए कोई है ही नहीं। तो हमें अगर डिसीजन लेना है तो ये जो टेक्निक है रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, इस टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। इस टेक्निक से अगर हम डिसीजन लेंगे तो कभी भी माइनॉरिटी के पर्सपेक्टिव को समझा ही नहीं जाएगा।
तो माइनॉरिटीज के विषयों को कंट्री में बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप है, छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, रिलीजियस ग्रुप हो या जो भी अदर सोशल ग्रुप है, तो उन हर एक पर्सन के, हर एक ग्रुप के वॉइस को सुना जा सके, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए हैं। माइनॉरिटीज वॉइसेस शुड ऑल्सो बी हर्ड। माइनॉरिटीज क्या है? माइनॉरिटीज वॉइसेस शुड ऑल्सो बी हर्ड। नहीं तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के हिसाब से ही कंट्री आगे चलेगा। माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, वो पीछे ही रह जाएंगे। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर हम माइनॉरिटी ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हैं तो हम अपने वॉइस को रख सकते हैं, हम अपना मत को रख सकते हैं। ठीक है, और माइनॉरिटीज ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिजर्वेशंस दिए हुए हैं, जिस रिजर्वेशन में क्या होता है? माइनॉरिटी ग्रुप वाले को जॉब में, एजुकेशन में स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिलता है ताकि वो ग्रुप भी हमारे समान एट पार विद अस वो आ सके। थोड़ा थोड़ा अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारे समान आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टोरी ऑफ शबनम। ठीक, यहां तक हमने 3 स्टोरी देखा, स्टोरी ऑफ नेपाल, स्टोरी ऑफ सुरेश एंड स्टोरी ऑफ बॉयज ग्रुप एंड गर्ल्स ग्रुप। तीनों ही स्टोरी से हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। और लास्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ शबनम। स्टोरी ऑफ शबनम में क्या होता है कि शबनम का एग्जाम है टुमारो। ठीक, लेकिन और आज उसे 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। कल उसके एग्जाम में 2 चैप्टर्स आने वाले हैं, उसे रिवाइज करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका फेवरेट टीवी शो आ रहा है, फेवरेट टीवी शो चल रहा है घर पे, घर के सारे लोग टीवी शोज को देख रहे हैं और शबनम को भी मन है कि वो भी टीवी शो को देखे। ठीक है, लेकिन अगर वो टीवी शो देखेगी तो फिर कल आज उसका रिवीजन नहीं होगा, फिर कल उसका एग्जाम अच्छा होगा नहीं। तो शबनम के दिमाग में एक आइडिया आता है, शबनम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि व्हाट इफ वी ऑल डू नॉट वॉच टीवी टुनाइट। आज अगर हम लोग कोई भी अगर टीवी नहीं देखें तो कैसा रहेगा कि मम्मी पापा भी, आप लोग भी अगर टीवी नहीं देखोगे तो अगर आप लोग भी टीवी नहीं देखोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा टीवी देखने का और मैं अपने स्टडीज में कंसंट्रेट कर सकती हूँ। तो ऐसा ही होता है कि उनके घर वाले कोई भी टीवी नहीं देखते हैं, तो शबनम भी टीवी नहीं देखती है, वो अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करती है और नेक्स्ट डे उसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो शबनम सोचती है कि नहीं, ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था, मेरा भी मन कर रहा था टीवी देखने का, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल की और मैंने पढ़ाई की। ठीक, तो इससे हमें क्या मिलता है कि कभी कभी हम इमोशनल इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी मैटर को लेके कि हमें लगता है कि नहीं यही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक, तो अगर हम वैसा अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, हम गलतियां करेंगे। अगर शबनम अपने इमोशन से डिसीजन लेती कि नहीं मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, मेरा फेवरेट शो आ रहा है, मैं टीवी देखती हूँ, तो अपने इमोशन के थ्रू जाने से क्या होता, उसका एग्जाम अच्छा से नहीं जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कभी कभी अपने आप से ही बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी क्या करता है, हमें अपने आप से ही बचाता है। अगर हमारा कितना भी मन करे, लेकिन अगर स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं तो हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो अगर रूल से चलना पड़ेगा तो हमारा मन का होगा नहीं, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। इस केस में शबनम क्या की, शबनम और शबनम के सभी फैमिली मेंबर शबनम को सपोर्ट किए और किसी ने भी टीवी नहीं देखा और शबनम भी अपने इमोशंस को, अपने इमीडिएट थॉट्स को कंट्रोल की और उसने रिवाइज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है,
कभी कभी ऐसा होता है कंट्री में कि मान लो करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतना करप्शन से अच्छा है कि नेता लोग इतना करप्शन कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मोनार्की सिस्टम ही था, इससे अच्छा तो जो मोनार्की सिस्टम है या किंग रूल है या डिक्टेटरशिप है वही ठीक था। तो कोई एक डिक्टेटर आए, किंग आए और कंट्री को ठीक कर दे, ठीक है, तो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चाहिए। ऐसा हम कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी मोनार्की सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम ही अच्छा होता है। हम कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कंट्री डेमोक्रेटिक है, कंट्री में लीडर्स आपके रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोनार्की सिस्टम में फिर से रिवर्ट बैक होकर कंट्री नहीं जा सकता। कुछ दिन में आपका इमोशन चेंज हो जाएगा और आप सोचोगे नहीं मैं उस समय गलत सोच रहा था। तो अगर हम रूल्स के हिसाब से चले तो हमारा क्या होगा, हम गलतियां कम करेंगे। तो हम यहां पे देखें, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट था स्टोरी ऑफ नेपाल। स्टोरी ऑफ नेपाल में हमने देखा कि जब नेपाल में मोनार्की सिस्टम था, वहां से जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में आया तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, जो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सबको चेंज करना पड़ा, तो उसके लिए उसको नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। स्टोरी ऑफ सुरेश एंड अनिल। सुरेश एंड अनिल, सुरेश मॉनिटर रहता है, अपने पावर को मिसयूज करता है, तो व्हेन एनी लीडर मिसयूजेस इट्स पावर देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सेफ गार्ड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो हमें सेफ गार्ड नहीं मिलेगा। ये सेफ गार्ड कैसे हमें पता चलता है, फंडामेंटल राइट्स से। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं जिससे अपने लीडर, कोई भी लीडर मेरे अगेंस्ट अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, बॉयज ग्रुप एंड गर्ल्स ग्रुप था। बॉयज ग्रुप मेजोरिटी में था, वो क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। माइनॉरिटी ग्रुप में गर्ल्स थे जो बास्केटबॉल खेलना चाहते थे। टीचर क्या बोलते हैं, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड करेंगे तो इस टेक्निक से सब हमेशा मेजोरिटी वाले ही विन करेंगे। तो इस टेक्निक में ये प्रॉब्लम था, इसलिए बोला गया कि कभी भी मेजोरिटी जो ग्रुप है वो डोमिनेट ना कर दे माइनॉरिटी ग्रुप को, और माइनॉरिटी ग्रुप्स वॉइस ऑल्सो शुड बी हर्ड ऑफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया हुआ है और माइनॉरिटी ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या है, अलग अलग रिजर्वेशंस दिए हुए हैं जॉब एंड एजुकेशन में। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा स्टोरी ऑफ शबनम। स्टोरी ऑफ शबनम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से ही बचाता है। शबनम क्या कर रही थी, उसका कल एग्जाम था, 2 चैप्टर्स उसके रिमेनिंग थे, उसे आज पढ़ना था, लेकिन टीवी में फेवरेट शो आ रहा था, घर के सभी लोग टीवी देख रहे थे, तो उसका भी मन हो रहा था कि मैं भी टीवी देखूं। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि घर के सभी मेंबर्स को अगर आप लोग टीवी नहीं देखोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा। तो ऐसे करके उसने अच्छे से पढ़ाई की और नेक्स्ट डे एग्जाम अच्छा दिया। तो इससे क्या पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अगर हम कितने भी इमोशन में रहे, हम इमोशन के थ्रू नहीं जाएंगे, जो रूल्स लिखा हुआ है उसके थ्रू ही हम जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कंट्री में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पार्टी पॉलिटिक्स करप्शन से, और बोलते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो मोनार्की सिस्टम ही था, इससे अच्छा तो किंग वाला सिस्टम ही था। लेकिन हम किंग वाला सिस्टम में बैक कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपके इमोशन के हिसाब से नहीं जाके अगर हम जो रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो कंट्री के लिए भी अच्छा होगा। तो ये चारों स्टोरी से हमें पता चलता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट की फीचर है फेडरलिज्म। ठीक है। ये वर्ड आप कहीं भी देखो, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन कहीं भी देखो, इस वर्ड का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखते चलो साथ में, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या है इसका मीनिंग, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में क्या है, सबसे ऊपर टॉप पे है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। उसके नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके नीचे क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। तो इंडिया में भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ
गवर्नमेंट, एक लेवल से ज्यादा है गवर्नमेंट। सारे कंट्री के अगर प्रॉब्लम को एक ही लेवल में, सेंट्रल लेवल पे ही सॉल्व किया जाएगा तो कितने सारे इश्यूज वहां पे हो जाएंगे सोचो। ठीक, तो क्विक डिसीजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बेटर डिसीजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? कंट्री को क्या किए हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम डिवाइड करके रखे हैं और तीनों को अपने हिसाब से सेपरेट रोल्स एंड पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? तो अब हम स्पेसिफिकली जानते हैं कि तीनों को क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। तो जो पावर्स मेंशन हैं स्पेसिफिकली, हम अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के, तो इनका पावर्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऐसे लिस्ट हैं, उन तीनों लिस्ट में दिए गए हैं। लिस्ट मतलब जैसे बुक रहता है आपका, बुक में टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट से हमें क्या पता चलता है? इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ेंगे। उसी तरह 3 लिस्ट दिए गए हैं। ये लिस्ट एक कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट ही है, जिसमें जो जो टॉपिक्स जिस लिस्ट में दिए गए हैं उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन या उससे रिलेटेड पावर्स उस गवर्नमेंट को दिया गया है। तो 3 लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, CONCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट हैं, इन तीनों लिस्ट में दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में कुछ कुछ ऐसे पावर्स दिए गए हैं जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है या डिसीजन ले सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन अगर किसी एक टॉपिक पे, कॉन्करेंट लिस्ट के किसी एक टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, सेम टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रूल बना दिया है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट का रूल कैंसिल हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, यूनियन गवर्नमेंट का रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है आप लिखो, मैं बोलते जा रहा हूं। इसमें है मैटर्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या है? मैटर्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसे मैटर्स दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसे मैटर्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उस रिलेटेड टॉपिक्स पे रूल कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, या फिर हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे मान लो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, आप लिखते चलो, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया। इन सब टॉपिक के ऊपर रूल कौन बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट। मान लो इंडिया के साथ पाकिस्तान का कैसा रिलेशन होगा, ठीक है, इस पे कौन डिसीजन ले सकती है? स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक जैसे डिफेंस हो गया, आप लिखते चलो, मैं बोलते जा रहा हूं, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब टॉपिक पे अगर रूल्स बनाना है तो कौन बनाएंगे? यूनियन लिस्ट वाले, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसी तरह मैटर्स विच आर ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस, रीजनल या स्टेट इंपॉर्टेंस, ऐसे कुछ मैटर्स हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉज ऑन दैट। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसमें एग्जांपल हो सकता है जैसे लैंड एंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड। ठीक है, इन सब टॉपिक पे रूल्स कौन बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। क्लियर? और कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है। इसको, ये कौन सा टॉपिक है? मैटर्स विच आर ऑफ स्टेट और रीजनल एज वेल एज नेशनल इंपॉर्टेंस। मैटर्स विच आर ऑफ स्टेट या फिर हम कहें रीजनल एज वेल एज नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट एज वेल एज नेशनल इंपॉर्टेंस वाले ऐसे टॉपिक्स, उस पे कौन रूल बना सकते हैं? उस पे कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया, उसे स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया,
मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया, ठीक है। इन सब चीजों पे रूल कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो तीनों को पावर दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, हमारा गवर्नमेंट कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन कैसा है, फेडरलिज्म, इंडिया में कैसा है, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर लोकल गवर्नमेंट से शेयर करती है। तो पहला की फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हमें जाना एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को सेपरेट पावर दिया गया है और वो पावर तीनों लिस्ट में दिया गया है। तीनों लिस्ट कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक। और उसमें क्या क्या लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर, डन। टॉपिक नंबर 2 अब हम जाएंगे सेकंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक। तो नेक्स्ट की फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। जहां भी आप पार्लियामेंट्री फॉर्म देखो, इसका मीनिंग है डायरेक्ट रोल ऑफ पीपल, डायरेक्ट रोल ऑफ पीपल in the formation of government, in the formation of government। मोनार्की सिस्टम में क्या था? डायरेक्ट रोल नहीं था। यहां पे क्या है? डायरेक्ट रोल ऑफ पीपल है इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पीपल क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, बहुत सारे कंटेस्टेंट अपने इलेक्शन के लिए आते हैं, तो अपने जो उन्हें अच्छा कैंडिडेट लगता है, जिन्हें लगता है कि ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे इलेक्शन के लिए आए हैं, इनका मैनिफेस्टो अच्छा है, तो उसे अपना वोट देते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो सिलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट रोल ऑफ पीपल है। पीपल का रोल कैसा है? डायरेक्ट रोल है। कैसे? थ्रू वोटिंग। डायरेक्ट रोल है थ्रू वोटिंग। अच्छा, ये बताओ इंडिया में वोट करने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? मिनिमम एज चाहिए 18+। अगर आपका 18 ईयर्स ऑफ एज हो गया है तो आप वोटिंग के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितने रुपए हैं, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। जो भी इंडिया में है, इंडियन सिटीजन है और वो 18+ हो गए हैं, तो दोज पर्सन्स आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। वो लोग वोट दे सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, all the citizens of India who have completed 18 years of age can give their vote irrespective of their social and educational background, social and cultural background, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो हमने जाना कि जिससे भी 18+ हो गया है वो वोट में डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट रोल ऑफ जनरल पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। इसी तरह सब लोग वोट दे सकते हैं, उसी तरह हर कोई वोट के लिए कंटेस्ट भी कर सकते हैं। पीपल कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन। आप वोटिंग के लिए अपने आप को नॉमिनेशन भी कर सकते हो, आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हो, आप वोट भी दे सकते हो, आप इलेक्शन के लिए खड़े भी हो सकते हो। क्लियर? तो ये दोनों ही पावर दिया गया है कहाँ पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड की फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ डायरेक्ट रोल ऑफ जनरल पब्लिक इन द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। इसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी बोलो, हम इसमें पढ़े, जिसमें 18+ हो सकता है तो वो वोट दे सकता है। अब हम थर्ड जो की फीचर है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट जो की फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर को स्पेसिफिकली सेपरेट किया गया है, सबको अपने हिसाब से पावर दिया गया। उसे हम सेपरेशन ऑफ पावर को जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है, गवर्नमेंट के 3 हैंड्स क्या क्या है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव
एंड थर्ड है जुडिशियरी। ये तीनों ऑर्गन है गवर्नमेंट के। फर्स्ट क्या है? लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है एंड जुडिशियरी क्या है, इसे हम अच्छे से जानते हैं। लेजिस्लेटिव है, जैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, हु मेक लॉज। जो लोग लॉ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। जैसे मान लो पार्लियामेंट में, जैसे जो दिल्ली में बैठे हैं, अगर स्टेट का है तो स्टेट लेवल में बैठे हैं, जिसे हम वोट देते हैं, अगर वो नेशनल लेवल या पूरे कंट्री के लेवल के लिए इलेक्शन के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो वो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर स्टेट के लिए जीते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, एमएलए बनते हैं। तो ये जो एमपीज हैं या फिर एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है मेकिंग ऑफ लॉज। हु मेक लॉज? एमपीज एंड एमएलएज। ये लोग कौन है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब मान लो कि पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स है, तो 543 मेंबर्स तो सब लोग एमपी हैं, लेकिन सब लोग मिनिस्टर्स तो नहीं होंगे, है ना। कुछ लोगों को मिनिस्टर का पोस्ट मिलेगा। जैसे मान लो आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, तो 80 स्टूडेंट ही किसी ना किसी चीज के हेड होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मान लो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है या एनुअल फेस्ट हो रहा है, तो उसमें मान लो डांस का एक हेड होगा, सिक्योरिटी का एक हेड हो सकता है, फूडिंग डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, ठीक है। उसी तरह और भी अरेंजमेंट्स के लिए एक मान लो हेड होंगे। तो ये सारे 80 स्टूडेंट्स तो हेड नहीं होंगे, कुछ बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, लेकिन सारे ही बच्चे एमपी एमएलए, सारे ही बच्चे क्लास 8 के बच्चे हो, लेकिन कुछ बच्चों को दिया जाएगा कि आप फूडिंग डिपार्टमेंट संभालो, आप डांस प्रोग्राम संभालो, आज आप क्विज कंपटीशन संभालो। तो वो जिनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है वो लोग क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। इनका काम क्या है? ये लोग है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो लॉ बना है उनको इंप्लीमेंट करना। हु इंप्लीमेंट द लॉज? हु इंप्लीमेंट द लॉज? लॉज को जो प्रैक्टिकली काम में लगाते हैं, जो एप्लीकेबल करते हैं, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। इंडिया में एग्जीक्यूटिव कौन सा है? मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, IAS, IPS, ये लोग क्या करते हैं? लॉज को इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हु इंप्लीमेंट द लॉज, ठीक। और लास्ट ऑर्गन है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करता है? जुडिशियरी चेक करता है कि जो लॉ बना है वो दैट लॉज इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जुडिशियरी डिफाइंस द लॉ। जुडिशियरी क्या करता है? हु डिफाइंस द लॉज, हु इंटरप्रेट द लॉ, हु इंटरप्रेट द लॉज, या हु एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द लॉ, ठीक। तो जो हु एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द लॉ, जो लॉ बना है उसका मीनिंग अगर हमें निकालना है, उसे अगर डिफाइन करना है और उसे चेक करना है कि दीज लॉज आर मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, उसे कौन करेंगे? जुडिशियरी करेंगे। तो जुडिशियरी का एग्जांपल कौन है? जुडिशियरी के एग्जांपल हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, ये सब हो गए जुडिशियरी। और जुडिशियरी हमेशा चेक करती हैं कि ये दोनों जो काम कर रहे हैं, ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी, ये दोनों ठीक से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स दिया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों ऑर्गन्स का स्पेसिफिक पावर्स दिया गया है। ये लॉ बनाएंगे, ये इंप्लीमेंट करेंगे, ये चेक करेंगे और देखेंगे कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दीज ऑल थ्री ऑर्गन्स एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस ऑफ द पावर। ऑल द थ्री ऑर्गन्स act as check and balance of power। किसी को कम, किसी को ज्यादा पावर नहीं दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड हमारा की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को समझने के लिए हमने तीनों ऑर्गन को पढ़ा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी,
ठीक, तीनों के पावर को स्पेसिफिकली दिया गया है और तीनों एक दूसरे के पावर को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट की फीचर है हम उसके बारे में जानेंगे। तो फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट की फीचर है वो है सेक्युलरिज्म। आप सेक्युलरिज्म कहीं भी देखो, यहां पे हमें ये जानना है द स्टेट का मतलब यहां पे कंट्री है, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या है? कंट्री। स्टेट और द कंट्री, कंट्री मतलब इंडिया। द स्टेट ऑफिशियली डज नॉट स्पेसिफाई any religion as state religion। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म दिया गया है इसमें बताया गया है कि इंडियन कंट्री और इंडियन स्टेट ऑफिशियली डज नॉट स्पेसिफाई एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन एज ए नेशनल रिलीजन नहीं है। क्लियर? इंडिया में हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग भी हैं, इस्लाम फॉलो करने वाले लोग भी हैं, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग भी हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग भी हैं, जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग भी हैं। तो मतलब ऑल रिलीजन फॉलोअर्स इंडिया में हैं। ऑल रिलीजन फॉलोअर्स इंडिया में हैं और सब रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। ठीक है, हम में यूनिटी है, हम किसी भी एक रिलीजन को अपने कंट्री का रिलीजन नहीं मानते हैं। हम सारे रिलीजन को क्या करते हैं? हम सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। और इंडिया में हम सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। कभी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि इंडिया में, जैसे मान लो हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा है, तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कहती है कि इंडिया का जो कंट्री का रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। ठीक है, दूसरे कंट्री ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज्म, हमारे यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, हमारे यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, लेकिन इंडिया का अपना कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो ये सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर फिफ्थ जो है की फीचर्स वो है फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। ठीक, ये हमारा लास्ट की फीचर्स है जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की फीचर है। फंडामेंटल राइट में फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आप कभी भी देखो तो ये 4 पॉइंट्स है, आप हमेशा याद रखो। ये चारों पॉइंट को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के नजर में सभी पर्सन जो इंडिया में रहते हैं वो लोग क्या है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सबको जो लॉ है वो इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड ऑल पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ कॉमन मैन हैज टू फॉलो द सेम लॉ। इसमें क्या है? फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ कॉमन मैन हैज टू फॉलो द सेम लॉ। कानून के नजर में सब लोग समान है। ये है राइट टू इक्वलिटी का पॉइंट नंबर 1। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सेकेंड पॉइंट, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। किसी के साथ भेदभाव हम नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी पर्सन का, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, कास्ट से बिलोंग कर सकते हो, जेंडर से या प्लेस ऑफ बर्थ से, उसे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आप सोचो, ये एक जॉब वैकेंसी है, ये एक जॉब वैकेंसी है। तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए, फाइनली मान लो 2 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2, यही दोनों बच्चे बच गए हैं। इन्हीं दोनों में से एक का जॉब में सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो मान लो कोई एक पर्सन है, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन
बी। ठीक, ये मान लो हिंदुइज्म फॉलो करता है, ये मान लो इस्लाम फॉलो करता है, और मैं मान लो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हूँ। तो मैं अगर हिंदुइज्म फॉलो करता हूँ तो मैं हिंदुइज्म फॉलो करने के कारण हिंदू फॉलो करने वाले बच्चे को अगर जॉब के लिए सिलेक्ट करता हूँ और इस्लाम वाले बच्चे को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, जबकि दोनों ही बच्चों के क्वालिफिकेशंस, दोनों ही बच्चों के क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस सब बोथ आर सेम। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही क्वालिफिकेशन वाइज सेम है, स्किल वाइज सेम है, एक्सपीरियंस वाइज सेम है, फिर भी मैं हिंदुइज्म फॉलो करने वाले बच्चे को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं। ठीक, तो ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो यही बोला गया है, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। ठीक, दूसरा है रेस। रेस को समझने के लिए मान लो ये यूएसए में ज़्यादा चलता है, कोई वाइट पर्सन है, कोई ब्लैक पर्सन है। यूएसए में कुछ जो ओरिजिनल यूएसए के एंसेस्टर थे वो वाइट हैं, और कुछ अफ्रीकन अमेरिकन थे जिसे अफ्रीका से लेके जाया गया था वहाँ स्लेव का काम करने के लिए, तो उनके एंसेस्टर स्लेव थे, तो वो लोग ब्लैक कलर के थे। तो ब्लैक के साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। मान लो इंडिया में ही एक वाइट है, एक ब्लैक है, तो मैं उसके रेस को ध्यान में रखते हुए मैं व्हाइट वाले को जॉब देता हूं, ब्लैक वाले को नहीं देता हूं, तो ब्लैक के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कास्ट में मान लो मैं अपर कास्ट से हूं और कोई एक लोअर कास्ट से है, तो मैं अपर कास्ट वाला हूं, तो मैं अपर कास्ट वाले बच्चे को सिलेक्ट कर रहा हूं, लोअर कास्ट वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूं। तो इस केस में भी मैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जेंडर में मान लो मेल हूं, तो जॉब में एक पर्सन मेल है, पर्सन ए है मेल और बी है फीमेल। मैं मेल होने के कारण मान लो इसको मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जॉब दे रहा हूँ, जबकि मेल और फीमेल दोनों का सारा क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस सेम है, तो यहाँ पे फीमेल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। सो दिस इज नॉट परमिसेबल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। मान लो मैं मान लो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो कोई एक पर्सन है वेस्ट बंगाल से और कोई एक पर्सन है मान लो दिल्ली से, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मान लो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे को जॉब पे रखना हो, दिल्ली वाले बच्चे को नहीं रखना हो, तो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3 है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जैसे जब कास्ट सिस्टम था तो उस समय जो अपर कास्ट के लोग जहाँ से जिस कुएं से पानी लेते थे, लोअर कास्ट के लोग वहाँ से पानी नहीं ले सकते, आप साथ में बैठ के खा नहीं सकते। जिस बाथिंग घाट पे अपर कास्ट के लोग नहाते थे वहाँ पे लोअर कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे। तो ऐसा अभी नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग, जैसे मान लो बाथिंग घाट हो गया, बाथिंग घाट हो गया, वेल्स हो गया, होटल्स हो गए, प्लेग्राउंड हो गया, आपको कोई रोक नहीं सकता। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो बने हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि आप भी इक्वल हो। और लास्ट है अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी को पूरे तरह से खत्म कर दिया गया। अगर अनटचेबिलिटी आपके साथ कोई करता है मतलब आपको वो अपने बराबर का नहीं समझ रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलता है राइट टू इक्वलिटी। आप हर एस्पेक्ट से दूसरे से बराबर हो, समान में हो, तो अनटचेबिलिटी भी 100% एबोलिश कर दिया गया। तो राइट टू इक्वलिटी में 4 पॉइंट्स है, अच्छे से समझ लेना। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ कॉमन मैन हैज टू ओबे द सेम लॉ। सेकंड, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। थर्ड है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, बाथिंग घाट, वेल्स, जितने सारे पब्लिक प्लेसेस आप वहाँ पे जा सकते हो। एंड अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। ये 4 पॉइंट है जो राइट टू इक्वलिटी बताते हैं। ये है फंडामेंटल राइट का फर्स्ट राइट, ये है राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। आपको कुछ कुछ फ्रीडम दिया गया है, ठीक है, उसमें रीजनेबल कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो रेस्ट्रिक्शन हम छोड़ो, पहले फ्रीडम जानते हैं। तो फ्रीडम, फर्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपना बात रख सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, आप कभी भी कहीं पे भी अपनी बात को रख सकते हो, प्रोवाइडेड जब तक दूसरे किसी को फीलिंग को आप हर्ट नहीं कर देते हो। ठीक है, या आपके स्पीच से कुछ
दूसरों में एक दूसरे के प्रति हेट भावना नहीं आता है तो, ठीक है। तो यू हैव द फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। फर्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड फ्रीडम है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आप अपना एसोसिएशन या संगठन बना सकते हो। स्टूडेंट अपना एसोसिएशन या ग्रुप बनाते हैं, मान लो लेबर यूनियन अपना एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप बनाता है, कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी अपना ग्रुप बनाता है, तो ऐसे ऐसे एसोसिएशंस आप फॉर्म कर सकते हो। यू आर फ्री। कहाँ बोला गया है? फंडामेंटल राइट है आपका, ये फ्रीडम दिया गया, यू कैन फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप इंडिया में कहीं भी, आप मान लो मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आप केरला घूमने जा सकते हो, वहां पे फ्रीली आप घूम सकते हो। आपको कोई ये नहीं बोल सकता नहीं आप मध्य प्रदेश से आए हो, आप केरला में घूम नहीं सकते, आप जाओ उधर ही घूमना, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो यू कैन मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। या फिर आप वहां पे सेटल होना चाहते हो केरला में, तो आप वहां सेटल भी हो सकते हो। यू कैन मूव फ्रीली एज वेल एज रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमें फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। आप अपने हिसाब से, आपको जो मन करे आप वो प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था ना, इसे समझने के लिए ये समझो, जो कास्ट सिस्टम था, ये कास्ट सिस्टम कहता था कि आपके फादर अगर पॉटर हैं, मिट्टी के जो सामान बनाते हैं, तो आप योर सन कैन, उसका जो सन होगा कैन ओनली बिकम पॉटर। वो दूसरे प्रोफेशन को स्विच नहीं कर सकता। तो ये सारी बंदिशें थी। तो इस केस में क्या हो गया, वो दूसरे प्रोफेशन के बारे में जान नहीं सका। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्रीडम मिला है, यू कैन चूज और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। आप किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस को चूज कर सकते हो, आपके ऊपर फ्रीडम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो मेरे पड़ोस में किसी के पेट में दर्द हुआ और मैं जाके उसके पेट को सर्जरी करके उसमें से कुछ भी कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर्जरी करने के लिए आपको सर्जन बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशलाइज्ड डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है कि पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो उससे छोड़ के आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप मान लो फल का दुकान लगाना चाहते हो, लगा सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। आप मान लो टी शॉप खोलना चाहते हो, खोल सकते हो। किराना स्टॉल खोलना चाहते हो, खोल सकते हो। मतलब जस्ट उसमें जो लाइसेंस जरूरत पड़ेगा वो अगर आप ले लो तो वो आप कर सकते हो। आप ऐसे बाउंडेड नहीं हो कि आपके पापा जो प्रोफेशन में थे आपको उसी प्रोफेशन में रहना पड़ेगा। यू कैन चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है। तो ये राइट टू फ्रीडम है। फर्स्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। थर्ड फ्रीडम है फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड फोर्थ फ्रीडम है फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। सेकंड फ्रीडम हो गया, सेकंड राइट हो गया राइट टू फ्रीडम। अब हम थर्ड राइट पढ़ेंगे कि थर्ड फंडामेंटल राइट हमारा क्या है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है। इसमें क्या क्या बोला गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देखते होगे, टीवी में भी देखते होगे, अखबार में भी सुनते होगे कि बच्चों को यहाँ से किडनैप कर लिया गया और दूसरे कहीं पे जाके बेच दिया गया, या उनसे भीख मंगवाया जा रहा है, या उनके किडनी को निकाल लिया। तो ऐसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फोर्स लेबर हो गया, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज है, ये सारे क्या हैं, प्रोहिबिटेड हैं। प्रोहिबिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे चीज़ों के बारे में क्या बोला है, ये सब नहीं चलेगा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते। फोर्स लेबर जबरदस्ती आप किसी को काम पे नहीं रख सकते हो। मान लो एक बच्चे के पापा ने आपसे लोन लिया था, तो उसके बच्चे को आप जबरदस्ती सारा लाइफ के लिए या काम पे जबरदस्ती आप नहीं रख सकते हो, उसके विश के बिना, उसके विल के बिना। तो फोर्स लेबर इज ऑल्सो बैंड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो बैंड। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर किसी चिल्ड्रन का एज बिलो 14 ईयर्स है तो उसे आप किसी भी काम पे नहीं रख सकते हो, वो दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन हो गया। अगर 14 ईयर्स से अबव है तो उसे आप काम पे रख सकते हो, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस कुछ जगह पे अलाउ किया गया। 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप हर किसी काम पे रख सकते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, फोर्स लेबर एज वेल एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल थ्रीज आर प्रोहिबिटेड। एंड
इसे हमें कहाँ राइट मिला, इसे एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में हमें राइट मिला कि हमें कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है। ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है। हम फोर्थ फंडामेंटल राइट को अब हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अपने हिसाब से किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो, उस रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आप अपने मन से जो भी रिलीजन इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, जैसे मान लो हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इसमें जितने भी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को आप अपने चॉइस से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हो। इंडिया का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, नेशनल रिलीजन नहीं है कि आपको बाय फोर्स बोला जाएगा कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका फ्रीडम है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यू कैन चूज योर रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस। ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अब हम फिफ्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे हम जानेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में बोला क्या गया है, ऑल माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटी है कंट्री में, चाहे वो रिलीजियस कोई माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक कोई माइनॉरिटी हो, मतलब ऐसे माइनॉरिटी जो मान लो जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी में आ गए। या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कोई इंडिया का कोई एक संथाली, मान लो संथाली लैंग्वेज बहुत कम लोग बोलते हैं फॉर एग्जांपल, मैं मान रहा हूँ, तो वो माइनॉरिटी में हो गए। तो ऐसे कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, उन्हें ये राइट दिया गया है, दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो अपना खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपना स्कूल अपने लिए बना सकते हैं। दे कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। उनका अपना जो कल्चर है, उनका अपना जो कस्टम है, उनका अपना जो भी कस्टम्स है, उनको अगर डेवलप करना है, कल्चर को प्रिजर्व करना है, अपने कल्चर के बारे में अपने जनरेशन को या अपने ग्रुप को सिखाना है, तो उसके लिए वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद ही सेटअप कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। उनको बाय फोर्स नहीं बोला जा सकता है कि नहीं आपको इस स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, या आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अपने कस्टम कल्चर को सिखाने के लिए अपने टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक। अब हम नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या बोला गया है, सिटीजन कैन मूव टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। अगर किसी भी सिटीजन को यह लगता है कि उसका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, दे कैन मूव टू द कोर्ट। कोर्ट में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है। फंडामेंटल राइट्स हमने क्या क्या देखा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये सारे राइट्स तो दिए गए हैं, इसी के साथ और एक राइट दिया गया है जिसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट। इतने सारे राइट्स के साथ साथ और एक राइट दिया गया है और बताया गया है, इसमें से कोई भी राइट आपका अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। तो हमने अब चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। चैप्टर का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने क्या जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। फिर हमने जाना व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। उसमें हमने अलग अलग स्टोरीज जाना, नेपाल के स्टोरी को जाना, सुरेश एंड अनिल के स्टोरी को जाना, फिर बॉयज़ के ग्रुप थे, गर्ल्स के ग्रुप थे, उसके स्टोरी को हमने जाना, ठीक। तो इस अलग अलग स्टोरीज के थ्रू हमने जाना कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। नेक्स्ट हमने जाना कि की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जाना कि फेडरलिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सेकुलरिज्म क्या होता है, इन सब के बारे में जाना। फिर हमने लास्ट में अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को जाना, कितने सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये सारे फंडामेंटल हमारे राइट्स होते हैं। और लास्ट राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके बारे में जाना। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, टॉपिक्स बहुत कम है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 किस राइट में बोला गया है।
फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिशन है, ये किस राइट में बोला गया है, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, ये किस राइट में बोला गया है। तो ये सारे किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, बोल सकते हैं। माइनॉरिटीज ग्रुप को अलाउ किया गया है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो ओपन कर सके, किस राइट में बोला गया है। तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कहीं से भी क्वेश्चन आए अच्छे से लिखना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है LRNR, इसमें डिटेल नोट्स, क्वेश्चन आंसर सब दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को अच्छे से देखो, वीडियो को देखने के बाद अच्छे से नोट्स बनाओ, बुक को पढ़ो। डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम उसका आंसर देंगे। और नोट्स तो आपको यहाँ से LRNR एप्लीकेशन से मिल ही जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।